राष्ट्र पर बोलने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं बहुत जोर जोर से बोलूं, नेताजी वाला भाषण होता है ना, वो वाला भाषण दूं और आपको बताऊं वीरता की कहानियां और किस्से के हम कितने प्रबल और कितने बड़े थे, कितने महान थे। और दूसरा ये है कि हम विचार करें कि वर्तमान में हम राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए इन बातों को। एक तो चीज यह है कि हम पास्ट ग्लोरी में जिए, अपने अतीत के गौरव में जिए, और हम करते हैं ये काम। विशेष रूप से मैं करता हूं, मतलब हम आर्य समाजी लोग करते हैं इस काम को। हम अपनी अतीत का जो गौरव है, जो पास्ट ग्लोरी है हमारी, उसमें जीते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि जैसा इतिहास मेरे पूर्वजों का है, ऐसा इतिहास इस देश में तो किसी और का नहीं है। इस देश की आजादी के लिए, इस देश के स्वातंत्र के लिए, इस देश की भावना के लिए, इस देश के देशत्व के लिए, इस भारत की भारतीयता के लिए जैसी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है, इस देश में तो ऐसा कोई दूसरा वर्ग नहीं है जिसने ऐसी लड़ाई लड़ी हो, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन वो लड़ाई किसने लड़ी, हमने या हमारे पूर्वजों ने? हम क्या खाना चाहते हैं? हम वो खाना चाहते हैं जो हम कमाएं, या फिर हम वो खाना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने कमाया था? यह निर्णय हमें करना पड़ेगा कि हम किस तरह से जीना चाहते हैं। क्या हम वास्तव में, कल बहन जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई थी, दो कहा भाई, एक तो लोग होते हैं भाग्यवादी और एक वो होते हैं जो कर्मवादी। एक भाग्यहीन है और एक वो है जो कर्महीन है। उन्होंने कहा यहां आर्य समाज का इतना बड़ा उत्सव हुआ है, आपने पैसा लगाया, इतना सारा धन खर्च किया है, एक आदमी सुन नहीं सकता, तो ये तो उसका भाग्य है, बेचारा सुन नहीं सकता। लेकिन एक आदमी सुन सकता है, नजदीक ही है, लेकिन यहां आना ही नहीं चाहता, आलस में पड़ा हुआ है, ये तो भाग्यहीन नहीं है। ये क्या है? तो हम विचार करें कि हम किस पर जीना चाहते हैं। हम विचार करें, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो वस्तुतः राष्ट्र की ही बात करते हैं या बस अपनी बात करते हैं? इस पर हमें जरूर सोचना चाहिए, इस पर जरूर विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए। आइए कुछ एक बातों की ओर आपको लेकर जाऊंगा और कुछ एक बातें आपको समझाऊंगा जरूर। देखो, आर्य समाजी लोग जो होते हैं, लोग उन्हें बड़ा सूखा सूखा सा मानते हैं। सूखा सूखा सा इसलिए मानते हैं, बोले भैया कोई चाशनी नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई मिर्च नहीं डालते, प्याज नहीं डालते हो तुम बातों में, तुम्हारे बातें चटपटी नहीं होती हैं, बड़ी रूखी रूखी होती हैं, बेस्वाद बातें होती हैं, और बेस्वाद बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, लच्छेदार बातें लोगों को अच्छी लगती हैं। तो बात यह है कि आर्य समाज बुद्धि की बात करता है और बुद्धि की वकालत करता है। आर्य समाज कहता है कि जो बात प्रमाणों पर सिद्ध नहीं होती उसे मैं नहीं मानता। यूं ही कोई मुझे कुछ कह दे, उस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, मैं उस बात को स्वीकार करता हूं जो प्रमाणों पर खड़ी हो जाए। इसीलिए आर्य समाज बुद्धिवादी है और हम बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं। एक और चीज जिसे हमारे पूर्वजों ने बहुत महत्व दिया, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, वो दूसरी चीज है शिक्षा। और उसका कारण यह है कि ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को बढ़ाने का साधन शिक्षा है। बुद्धि बढ़ती है शिक्षा के कारण से। जब व्यक्ति शिक्षा के संपर्क में आता है तो बुद्धि बढ़ती है, और जब व्यक्ति शिक्षा के संपर्क से टूट जाता है तो उसकी बुद्धि घट जाती है। मैंने कल एक बात की थी शाम के समय, वहीं से इस बात को ज्यों का त्यों जोड़ूंगा। जो लोग कल से आए हैं उन्हें बहुत अच्छे से जुड़ेगी ये बात, जो नए लोग हैं उन्हें भी प्रयास करूंगा कि सरलता से जोड़ पाऊं उन चीजों को। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में, मैंने कल प्रश्न पूछा था, नए लोगों के लिए इस प्रश्न को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी घटी है कि बढ़ी है? हमारे देश में टेक्नोलॉजी घटी के बढ़ी? सोचो, बैलगाड़ी से ट्रैक्टर, बैल से ट्रैक्टर है, चंदा मामा से चंदा सैटेलाइट हो गया। आज वहां लोग जमीन खरीद रहे हैं, वहां रहने की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने एक गड्ढा निश्चित कर लिया है, जब 12 मील लंबा और लगभग 2.5 मील चौड़ा है, इस गड्ढे में वहां पहला स्पेस सेंटर तैयार होगा। सोचो, टेक्नोलॉजी घटी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी? सोचो इस बात को। अभी बहन जी ने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन हम भारतीय लोग हैं, हम ज्यादा देर याद नहीं रखते बातों को।
भूल जाते हैं। हमारी आदत है, भारतीय लोगों को भूलने की आदत है। उन्होंने अभी एक बात कही कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने गाली दी, उसकी गाली को हम 15 दिन से ज्यादा याद नहीं रखते, 15 दिन से ज्यादा याद नहीं रखते, लेकिन एक आदमी याद रखता है। और एक बहन जी की एक करेक्शन करूंगा कि उन्होंने कहा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, नुपुर शर्मा के बारे में कहा, और कहती हैं एक गर्दन काट दी, एक नहीं तब से अब तक 10 गर्दनें कटी हैं। 10 नाम बता सकता हूं रिकॉर्ड सहित। 10 लोगों के सर तन से जुदा हो चुके हैं, 10 लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं। केवल फरीदाबाद, उदयपुर और महाराष्ट्र की घटनाएं नहीं, पूरी टोटल घटनाएं जोड़ोगे तो अब तक 10 घटनाएं घट चुकी हैं, 10 नुपुर शर्मा के बाद से, और ये सारी नुपुर शर्मा से संबंधित हैं। वो याद बहुत रखते हैं, उनकी याद रखने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उनकी स्मृति शक्ति बहुत अच्छी है, और हमारी स्मृति शक्ति कमजोर है। अच्छा बताओ, टेक्नोलॉजी घटी कि बढ़ी? बताओ। चश्मा लगाए बैठी है माता जी, तो चश्मा लगाने का लाभ क्या है भाई? इन्हें दिखता नहीं था लेकिन चश्मा लग गया तो दिखने लगा। बोलो टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? है कि नहीं? मैंने कल भी बताया था और आज फिर बताता हूं कि जब हम टेक्नोलॉजी की तुलना करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी की तुलना 1000 साल से इधर इधर की करते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी की तुलना होती है वो 400 साल से लेकर आज तक के काल की होती है। इसी कालावधि की हम टेक्नोलॉजी की तुलना करते हैं और तब हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है। लेकिन अगर आप 400 साल से पहले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश की टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं बल्कि घटी है, घटी है टेक्नोलॉजी। और इसका आसान उदाहरण है, आप आज मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो। कल जब मैं आया, आते ही मैंने जो पहला प्रश्न उठाया था वो यही उठाया था कि मनुष्य वही है जिसके मस्तिष्क में प्रश्न हो। मैं आपसे कहता हूं कि आपने खूब पढ़ा है, गणित में पढ़ा है ना कि 2 पंजे 10, लेकिन क्या कभी आपने यह प्रश्न किया कि 2 पंजे 10 ही क्यों होते? आप में चुनौती देता हूं, आप में से कोई एक आदमी ऐसा हो जिसने विद्यालय में अपने अध्यापक से यह कहा हो कि 2 पंजे 10 नहीं साहब, मैं तो 2 पंजे 27 कहूंगा, भला 2 पंजे 10 ही क्यों? कभी प्रश्न किया? नहीं किया हमने प्रश्न किया ही नहीं। लेकिन आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले जाओगे तो गुरुकुल में बैठा हुआ एक छात्र अपने आचार्य से पूछ रहा है कि 2 पंजे 10 क्यों 2 पंजे 10? तो उसका आचार्य ब्रह्मगुप्त अपने छात्र को बताता है कि बेटा 2 पंजे 10 इसलिए कि 2 की 5 में गुणा होती है, और जब 2 की 5 में गुणा होती है तो 10 आता है। छात्र पूछता है ये गुणा क्या होता है? तो उसने कहा गुणा का कोई सिद्धांत संसार में नहीं होता बेटा, गुणा तो केवल व्यवहार के लिए हमने सिद्धांत रखा है, गुणा का सिद्धांत होता ही नहीं है। सिद्धांत होता है जोड़ने का, योग का सिद्धांत होता है। 2 को 5 बार जोड़ने का मतलब ही 2 में 5 की गुणा है। 2 को जब 5 बार जोड़ा जाता है तो इसे ही हम 2 की 5 में गुणा कहते हैं। 2 को जब 10 बार जोड़ा जाता है तो हम इसे 2 की 10 में गुणा कहते हैं। ब्रह्मगुप्त अपने छात्र को कैलकुलस पढ़ा रहा है। वो कैलकुलस पढ़ाते हुए अपने छात्र को गणित के उन गूढ़ अवधारणाओं को बता रहा है जिन अवधारणाओं पर आज दुनिया का आधुनिकतम विज्ञान खड़ा है। केवल आचार्य ब्रह्मगुप्त कैलकुलस की बात नहीं करता, लीलावती आचार्य भास्कर की बेटी 2 ग्रंथ लिखती है, दीर्घ सिद्धांत भास्करीय और लघु सिद्धांत भास्करीय। जब वो दीर्घ सिद्धांत भास्करीय और लघु सिद्धांत भास्करीय लिखती है तो संसार में उस समय लोग पत्ते बांधकर जंगलों में झिंगे लाला कर रहे थे, जो आज विज्ञान की बात करते हैं, जो आज विज्ञान पढ़ाते हैं हमें, वो उस समय पेड़ों पर रहते थे, पत्ते बांधते थे, जंगल में रहते थे। उनका खुदा शैतान के साथ लड़ रहा था और शैतान ने खुदा को पीटकर सनाई पर्वत पर भगा दिया था। उस समय हमारे गुरुकुल में छात्र बैठकर अपने आचार्य से अलजेब्रा पढ़ रहा है, कैलकुलस पढ़ रहा है। दीर्घ सिद्धांत भास्करीय और लघु सिद्धांत भास्करीय लिखने वाली लड़की लीलावती इन दोनों ग्रंथों में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के अद्भुत सिद्धांत देती है। अद्भुत ऐसे सिद्धांत जिन पर आज भी पूरा विश्व नतमस्तक है। आप इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, कितने लोगों ने दीर्घ सिद्धांत भास्करीय पढ़ा है? कितने लोगों ने लघु सिद्धांत भास्करीय पढ़ा है? कमाल की बात यह है, गणित आप सबने पढ़ा है, आप सबने गणित पढ़ा है,
लेकिन हम सब में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने, मुझ सहित हम सब में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने दीर्घ सिद्धांत भास्कर और लघु सिद्धांत भास्कर के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को पढ़ी हमने ट्रिग्नोमेट्री, हमने पढ़ी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, हमने पढ़ा, ये जरूर पढ़ी हमने ये ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन क्या हमने वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जिस ट्रिग्नोमेट्री से इस दबी कुचली ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ? अरब का एक स्कॉलर इस देश में आया, पहली बार गणित को पाया और गणित को पाकर ले गया अरब देशों में, जाकर कहा देखो कितने तक की गिनती भारतीय लोग कर लेते हैं, गणित की किन अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं। इसी गणित को स्पेन के थ्रू यूरोप में ले जाया गया और यूरोप में जाकर जब इस गणित में हजार बिगाड़ आ गए तो यूरोप से चलकर यह गणित भारत में आया और आज उस गणित को हम पढ़ते हैं। जो हमारा मौलिक गणित है उसे हम नहीं पढ़ते और हम कहते हैं टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नति हुई है। हमारे पास अलजेब्रा था, कैलकुलस था, ट्रिग्नोमेट्री थी, हमारे पास मैट्रिक्स था, यह सारा गणित ज्यों का त्यों जस का तस हमारे पास मौजूद है। आचार्य ब्रह्मगुप्त ने कैलकुलस पर अद्भुत काम किया है, लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। आचार्य आर्यभट्ट का नाम सुना है आपने? आर्यभट्ट का नाम सुना है? सूर्य से बुध की दूरी बताई आर्यभट्ट ने, 0.385 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्यभट्ट ने दूरी बताई। बुध से पृथ्वी की दूरी, बुध से बृहस्पति की दूरी, बुध से शुक्र की दूरी आर्यभट्ट ने बताई। बाद में अभी कुछ दिन हुए, जुम्मा 8 दिन हुए, वैज्ञानिकों ने खोज की कि ग्रहों से सूर्य की दूरी कितनी, लेकिन उस दूरी में और आर्यभट्ट की दूरी में अंतर था जो बताई गई। तब हमारे लोगों को लगा देखो ये तो कमाल करते हैं, हमारे लोग तो यह शायद यूं ही लिख दिए, लेकिन फिर भी दोनों दूरियों में काफी निकटता थी। बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसमें शोध किया, ये उपलब्ध है, शोध उठाकर पढ़ लेना, ये विकिपीडिया पर मौजूद है। उठाकर उन्होंने शोध किया और शोध करके जब उन्होंने उसमें फिर से करेक्शन की तो अब की बार वैज्ञानिकों की बताई गई दूरी आर्यभट्ट की बताई गई दूरी के नजदीक आ गई। एक और बार संशोधन किया गया तो यह दूरी और नजदीक आ गई। इसका मतलब क्या है? बोलो सही मान किसका? आधुनिक वैज्ञानिकों का क्या आर्यभट्ट का? अच्छा ये बताओ, आर्यभट्ट के पास कंप्यूटर तो नहीं था, बिना कंप्यूटर के आर्यभट्ट ने इतनी सूक्ष्म गणना कैसे की? आचार्य भास्कर ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की और दशमलव के 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण की खोज की। अगर आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य भास्कर गुरुत्वाकर्षण की खोज का मान दशमलव के 16 अंकों तक करते हैं, सूर्य से ग्रहों की दूरी, उनके घूमने की, परिक्रमण काल की गणना, परिक्रमण काल का पथ, उस पथ के बदलने की डिग्रियां, इन सब का अगर अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं आचार्य आर्यभट्ट और बराहमीर, तो कंप्यूटर तो उनके पास जरूर रहा होगा। बिना कंप्यूटर के इतनी सूक्ष्म गणना कैसे की? लेकिन हम पाते हैं कि कंप्यूटर जैसी परिस्थितियां हमें प्राचीन काल में दिखाई नहीं देती। इसका सीधा मतलब है, सीधा मतलब यह है कि वो कंप्यूटर रखते थे या नहीं रखते थे, लेकिन कंप्यूटिंग जरूर जानते थे। कंप्यूटिंग कैसे होती है, कंप्यूटर के भीतर कैलकुलेशन कैसे चलती है, वो बाइनरी नंबर्स की कैलकुलेशन कैसे चलती है, ये वो अच्छी तरह जानते थे। अभी बहन जी ने आपको बताया, प्लास्टिक सर्जरी तक का उल्लेख है आचार्य सुश्रुत के चिकित्सा शास्त्र में, आचार्य चरक के चिकित्सा शास्त्र में। मैंने रात भी कहा था, अब भी कहता हूं, ऐसा कोई कोरोना, ऐसी कोई लिंपी नहीं थी जिसकी दवाई आचार्य चरक के पास ना हो। अच्छा बताओ, टेक्नोलॉजी बढ़ी कि टेक्नोलॉजी घटी? सोचो, टेक्नोलॉजी घटी, टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं, टेक्नोलॉजी घटी। टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए हमारे देश में विशेष शिक्षण संस्थान थे जहां टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जाता था। हमारे इतिहास में साफ उल्लेख होता है कि एक ब्रह्मचारी कुछ नई विद्या पढ़ने के लिए एक आचार्य के पास गया और आचार्य के पास जाकर कहता है मैं इस विद्या को पढ़ना चाहता हूं, तो आचार्य कहता है अब तक क्या पढ़कर आया है? तो वह 21 विद्याओं का नाम लेता है, जिसमें आपकी मेटलर्जी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रो साइंस, क्वांटम साइंस सब आ जाता है। वो सारी साइंसेस को बताता है कि ये सब तो मैं पढ़ आया हूं, इतना सब तो मैं पढ़ आया हूं। इसका मतलब यह है कि हमारे गुरुकुल केवल सातौते तमतौ तान नहीं पढ़ाते थे, हमारे
गुरुकुल केवल वृद्धि राधे चतुर्गुण इको गुणवृद्धि नहीं पढ़ाते थे, बल्कि हमारे गुरुकुल उन बृहद विज्ञान शास्त्रों को भी पढ़ाते थे जिन्हें पढ़कर आज दांतों तले उंगली दबाते हैं। और ये पढ़ाए जाते थे कहां? स्कूल नहीं थे उस समय, मदरसे नहीं थे उस समय, क्या थे उस समय? गुरुकुल थे। गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। एक प्रसिद्ध गुरुकुल आपने नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, नाम सुना? किनका था ये? बोलो किनका था? अरे नालंदा विश्वविद्यालय किनका था? मुसलमानों का था, ईसाइयों का था, या फिर किनका था? बौद्धों का। किनका था नालंदा? वो हमारा नहीं था, ये ना समझना कि हमारा था। नालंदा ने बहुत कुछ नुकसान भी दिया है, लेकिन नालंदा के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नालंदा की शिक्षा का स्टेटस क्या था। क्योंकि नालंदा की शिक्षा का स्टेटस यह तय करेगा कि उस समय भारत में एजुकेशन का स्टेटस क्या था। इस देश में एक खंजीर ने हमला किया, खंजीर समझते हो? चलो फिर समझाएंगे खंजीर, नहीं तो कोई नाराज हो जाएगा। सबसे पहला हमला इस देश पर किसने किया था? किसने किया था? सिंध पर किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, थोड़ा इलाका उसने जीत लिया, कुछ उसकी पिटाई भी हुई, और उसके 200 साल तक इन्हें होश नहीं आया। ये पिटकर पड़े रहे। 200 साल बाद इस मोहम्मद बिन कासिम ने दोबारा हमला किया। अब की बार ये नाम बदलकर आया, इसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने यहां काफी हमले किए, बहुत कुछ लूट कर ले गया। उसके बाद ये चला गया, कुछ दिन की शांति रही, और इसके बाद तीसरी बार मोहम्मद कासिम ने फिर हमला किया। अब की बार इसका नाम था मोहम्मद गौरी। मैं आपसे कह ये रहा हूं, आप ये सोच रहे होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, फिर 200 साल बाद हमला किया, फिर 100 साल बाद हमला किया, ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ बंधुओं कि असल में मुसलमान कोई व्यक्ति नहीं है, मुसलमान एक विचार है, और यह विचार हमला करता है। इस विचार ने पहले बिन कासिम के नाम से हमला किया, फिर गौरी के नाम से हमला, गजनवी के नाम से हमला किया, और फिर गौरी के नाम से हमला किया। जब गौरी इस देश में आया तो वो काबिज हो गया इस देश के कुछ हिस्से पर, और उसने अपने गुलाम को यहां शासन करने के लिए छोड़ दिया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके साथ ये एक सीपा सलार को लेकर आया था। इस सीपा सलार की कहानी सुनो। सीपा सलार का नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने संयुक्त प्रांत से लेकर, जिसमें बैठे हो, इसी उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाके को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत से लेकर असम तक हमले किए, और असम तक का इलाका जीत मारा। लेकिन असम में एक राजा ने इसे मार डाला, इसकी हत्या कर दी, यह युद्ध हार गया वहां से, और वहीं इसका विजय यात्रा रुक गई। बख्तियार खिलजी ने अपनी इस एक विजय यात्रा में 3 विश्वविद्यालयों को ध्वस्त किया। पहला विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों का, दूसरा विश्वविद्यालय था विक्रमशिला सनातन धर्मियों का, और तीसरा उदयंतपुरी, यह भी सनातन धर्मियों का। विक्रमशिला और उदयंतपुरी नालंदा से बड़े विश्वविद्यालय थे। अब कितने बड़े होंगे इसका आकलन करना कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आज भी उसके खंडर शेष हैं, जाकर देख लेना, जिन्हें यह बात लगती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 15,000 छात्रों के इकट्ठा रहने की व्यवस्था थी। 15,000 छात्र। उस समय जब देश की आबादी भी मुश्किल से 7-8 करोड़ थी, उस समय 15,000 छात्रों के रहने की व्यवस्था एक ही विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पास कई हजार बीघा जमीन थी। इस जमीन का लगान उसके पास आता था। इस लगान से न केवल नालंदा विश्वविद्यालय स्वयं का खर्च उठाता था, बल्कि अपने अंतर्गत चलने वाले हजारों नन्हे गुरुकुलों को भी चलाता था। और इसी तरह विक्रमशिला लगभग इससे 2 गुनी सामर्थ्य वाला था, छात्रों के रहन सहन की भी और गुरुकुलों के पालन पोषण की भी। ये यूनिवर्सिटीज अकेले नहीं चलती थी, इन यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत हजारों नहीं लाखों गुरुकुल पालन पोषण पाते थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया, नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया।
अंदर घुसकर ब्रह्मचारियों की हत्याएं कर दी, बटुकों के गर्दनें काट दी, नन्हे नन्हे बालकों को यूं उछालकर भालों के नेजों पर ले लिया, ऊपर से फंसकर बालक भाले में नीचे निकल जाता था। इस तरह बच्चों की हत्याएं की गई, गुरु माताओं के साथ बलात्कार किए गए और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई। इसी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी थी। कितनी कल्पना कर सकते हैं आप कि एक लाइब्रेरी में कितनी किताबें हो सकती हैं? नालंदा विश्वविद्यालय की इस लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें मौजूद थी। 90 लाख। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी के पास इतनी किताबें रखने का सामर्थ्य नहीं, फिजिकली नहीं रख सकते। वो डिजिटली और दूसरे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिजिकली इतनी किताबें नहीं रखी जा सकती। 90 लाख मतलब मोटा मोटी 1 करोड़ किताबें मौजूद थी। खिलजी लाइब्रेरी में अंदर गया और इसने पूछा, क्या इन किताबों में कोई कुरान है? कर्मचारियों ने दुभाषी की मदद से बताया कि नहीं, कोई कुरान नहीं है। तो इसने कहा, अगर इनमें कुरान नहीं है तो इन किताबों के रहने का कोई औचित्य नहीं है, और अगर इनमें कुरान है तो फिर कुरान के होते हुए इन किताबों की कोई जरूरत नहीं है। आग लगा दो इस नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को। और उस लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता से केवल इस देश की नहीं, दुनिया भर की धरोहर को जलाकर नष्ट कर दिया। इतिहासकार अतिशयोक्तिपूर्ण आलंकारिक चर्चा करते हुए लिखते हैं कि 6 महीने तक आग लगी रही। 6 महीने तक, 6 महीने तक धुआं निकलता रहा नालंदा विश्वविद्यालय से। अब सोचो, विक्रमशिला के बर्बाद होने से कितनी हानि हुई होगी और उदयनपुरी के नष्ट होने से कितनी हानि हुई होगी। केवल यही नष्ट नहीं किया बंधुओं, जब आप सोमनाथ के मंदिर की चर्चा करते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी ने हमला किया और काशी विश्वनाथ को खिलजी ने उजाड़ा, तो उस समय आप ये मत मानकर चलो कि इन मंदिरों को तोड़ना केवल आपके सम्मान गौरव को नष्ट करना था, अपितु इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे भी यही कारण था जो इन यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने के पीछे का कारण था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में मंदिर होते हैं, लेकिन दोनों के मंदिर अलग अलग व्यवहार करते हैं। उत्तर भारत में जो मंदिर होता है, उस मंदिर में जो भक्त होता है वो सीधे मंदिर की देवता की जो मूर्ति होती है उस तक पहुंच सकता है, मूर्ति को छू सकता है, प्रसाद लगा सकता है, उसकी पूजा अर्चना का जो भी उसका कार्यक्रम होता है वो कर सकता है। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं। दक्षिण भारत में जो डीटी है, जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के और आपके बीच में एक पुजारी होता है। आप प्रतिमा को नहीं छू सकते, प्रतिमा को भोग नहीं लगा सकते, उस तक पहुंच नहीं सकते, बल्कि वो आपसे लेकर देवता को देता है और देवता से वापस प्रसाद लेकर आपको देता है। यह एक अंतर है। इसके अलावा एक अंतर और है। दक्षिण भारत में चलने वाले मंदिर अपने अंतर्गत न केवल पूजा पाठ को चलाते हैं, बल्कि ये अपने अंतर्गत ललित कलाओं को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं मंदिरों के अंतर्गत, चाहे वो तिरुवनंतपुरी हो, चाहे वो जिसकी यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी हो, चाहे तमिलनाडु और केरल के मंदिर हो, चाहे वो कर्नाटक के मंदिर हो, उन मंदिरों में यदि आप जाओ, जो 6 राज्य हमारे दक्षिण भारत के कहे जाते हैं, उन 6 राज्यों के मंदिरों में जाओ तो आप वहां पाएंगे कि वो मंदिर आज भी अपने नीचे कई कई पाठशालाओं का संचालन करते हैं, जिनमें इस देश की सांस्कृतिक ललित कलाओं को बढ़ावा दिया जाता है। वहां भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी आदि नृत्य सिखाए जाते हैं। इसके अलावा चित्रकला, इसके अलावा संस्कृत की गूढ़ पाठ स्थितियां। वेद को सुरक्षित रखने के 2 तरीके हैं, एक प्रकृति पाठ और एक विकृति पाठ। प्रकृति पाठ में 3 प्रकार का पाठ आता है, पद पाठ, क्रम पाठ और संहिता पाठ। विकृति पाठ में 8 प्रकार का पाठ आता है। उस 8 प्रकार के पाठ को प्रकारांतर के भेद से 18 पाठ का बना लिया जाता है। ये ध्वजा पाठ, रुचि पाठ, शिखा पाठ आदि आदि करके, घन पाठ, जटा पाठ आदि आदि प्रकार का पाठ होता है, जिसमें वेद को सुरक्षित रखने का तरीका है। दक्षिण भारत के ये मंदिर आज भी इन वेद पाठ की रीतियों को जिंदा किए हुए हैं। आज भी वो इनकी पाठशालाएं चलाते हैं। संस्कृत और संस्कृत से जुड़े गणित और विज्ञान की पाठशालाएं चलाते हैं, संस्कृत साहित्य और व्याकरण की पाठशालाएं चलाते हैं, ललित कलाओं की पाठशालाएं चलाते हैं। और इस तरह वो मंदिर मंदिर ना होकर एक भरी पूरी संस्था है। भारत के उत्तर इलाके में ये मंदिर आज केवल पूजा पाठ के केंद्र बन गए हैं, लेकिन कभी कालांतर में ये मंदिर भी ऐसे ही संस्था थे, और तब ये मंदिर भी अपने अंतर्गत एक नहीं हजारों हजार पाठशालाएं चलाती थी। काशी
जो विद्या की नगरी कहा जाता था इस देश में, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, महादेव का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, वो मंदिर अपने अंतर्गत हजारों पाठशालाओं का संचालन करता था। जब काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया तो वहां केवल मंदिर को तोड़ना अभिप्रेत नहीं था, केवल मंदिर को तोड़कर आपके स्वाभिमान को तोड़ना अभिप्रेत नहीं था, बल्कि इस देश की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करना अभिप्रेत था। जैसे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और उदयपुरी को नष्ट किया, जैसे उन्होंने वैशाली को नष्ट किया, जैसे उन्होंने उन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, वैसे इन मंदिरों के अंतर्गत चलने वाले नन्हे गुरुकुलों को नष्ट करना भी उन्हें अभिप्रेत था। और उन्होंने वही किया, निश्चित रूप से उन्होंने वही किया, और उन्होंने इस देश की शिक्षण प्रणाली को पूरी तरह ध्वस्त किया। बंधुओं, अफ्रीका के एक राष्ट्रपति हुए नेल्सन मंडेला, नाम सुना है ना नाम, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कहा था, अगर आपको किसी देश को गुलाम बनाना है तो आपको दो काम करने होंगे। पहला काम ये, आपको उस देश की मूल प्राचीन और सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को नष्ट करना होगा, और दूसरा, वहां अपनी शिक्षा प्रणाली को स्थापित करना होगा। मुसलमानों ने यही किया। मुसलमानों ने हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह ध्वस्त किया और उसके स्थान पर अपनी शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया। गुरुकुल तो इस देश में नष्ट हो गए, और गुरुकुलों के स्थान पर इस देश में क्या खुले? मदरसे। और आज गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, हाईवे-हाईवे, कॉलोनी-कॉलोनी मदरसों की बाढ़ आई हुई है। बोलो हाँ कि ना? बोलो भाई हाँ। अच्छा, कहीं और मैं जाऊं तो वहां कई बार कुछ लोग रिटेलिएट कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, ना जी हमारे यहां तो मदरसा नहीं है। बिजनौर में तो नहीं हो सकता ऐसा? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूं, लेकिन मुजफ्फरनगर से जब मैं बिजनौर में आता हूं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां परिस्थितियां वहां से ज्यादा खतरनाक है। मैं बताऊंगा तो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आप बिजनौर के मुख्य शहर के बाजार में निकलो, हैं? आप जज्जी के इलाके में निकलो या मुख्य बाजार के बीच में से निकलो, मेरे लिए तो बिजनौर मुजफ्फरनगर जैसा ही है। बिजनौर के उन इलाकों में निकलो, उन मोहल्लों में निकलो, जाकर देखो, क्या आपको ईरान इराक जैसा माहौल नहीं दिखाई देता? हाँ के ना? 10-10 साल की लड़कियां सिर से लेकर पांव तक काले बुर्के में कैद, हाथों में काले दस्ताने और पांव में काले मोजे हैं। एक अभी किसी ने वीडियो डाला, मैंने देखा, 4 लड़कियों में आपस में लड़ाई हो गई। बुर्के वाली थी, सिर से लेकर पांव तक काले बुर्के में दबी हुई थी, हाथों में काले दस्ताने, पांव में काले मोजे, और वो आपस में लड़ रही थी। तो मेरी बेटी बोली, पिताजी लड़ाई तो ठीक है, पर ये बताओ इन्होंने ये कैसे पहचाना कि मेरी टीम में कौन सी और उसकी टीम में कौन सी? ये सारी तो एक जैसी लगती हैं। ये बनाने वाले मदरसे आज इस देश के चप्पे चप्पे पर हैं, चप्पे चप्पे पर। एक सहदेव सिंह बेधड़क एक भजनोपदेशक है हमारे यहां, सुने होंगे आपने। वो एक बात कहते हैं कि भैया एक बालक स्कूल में गया तो अध्यापक ने बताया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती। घर गया तो घर वालों ने मदरसे में भेजा, मदरसे में मुल्ला जी ने पीट कर बता रहे, मूर्ख, सूरज सुबह कहां था? उसने कहा महाराज इधर था। बोले अब कहां है? कहा अब ऊपर है। शाम को कहां जाएगा? बोले इधर जाएगा। बोले बोल धरती घूम रही है कि सूरज? बालक ने तो सूरज घूम रहा, सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। मुल्ला जी ने कहा बस रट ले, सूरज ही धरती के चारों ओर घूमता है। मूर्ख, धरती घूमती तो हम गिर ना जाते? धरती अगर घूमती तो हम गिर ना जाते? बालक को बात लॉजिकल लगी। अगले दिन गया विद्यालय में, जाकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी धरती नहीं सूरज घूमता है और धरती के चारों ओर घूमता है। मास्टर जी ने डंडा उठाया, पिटाई कर दी। बोले अच्छा हम ही पढ़ाएगा, बोल धरती सूरज के चारों घूमती है। बालक बेचारा डंडे के डर से बोला ठीक है जी, धरती सूरज के चारों ओर घूमती। विद्यालय में इंस्पेक्शन आया और इंस्पेक्टर ने पूछा कि बता बेटा, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, सूरज धरती के चारों ओर घूमता है? अब सोचो बालक बेचारा क्या बताए। बालक बोला जी जब विद्यालय आता हूं तो धरती सूरज के चारों ओर घूमती रहती है, लेकिन जब मैं वापस मदरसे जाता हूं तो सूरज धरती के चारों ओर घूमने लगता है। यह स्थिति है। अब ये पढ़ाने वाले लोग, और ये मत समझना कि ये केवल हास्य की बात है, इसके वीडियोज उपलब्ध हैं, फुटेज उपलब्ध है इसके मदरसे में पढ़ाए हो जाते हुए छात्र के।
छात्र को पढ़ा रहा है मुल्ला जी और तर्क दे रहा है कि सूरज ही क्यों घूमता है, और यह बता रहे कि धरती चपटी है। धरती कैसी है? चपटी है। अरे तुम कहां से निकल कर आए? तुम्हारे यहां तो धरती का नाम ही भूगोल था, जिसमें नाम में ही गोल जुड़ा था। तुम्हारे यहां धरती वो थी, और आज तुम्हारी धरती चपटी हो रही है धीरे धीरे, और धरती के बजाय सूरज धरती के चारों ओर घूमने लगा है। आज इस देश में थोड़े बहुत नहीं, करोड़ों छात्र इन्हीं मदरसों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। बोलो, मदरसों की भीड़ है कि नहीं है? मदरसों की बाढ़ है कि नहीं है? हाँ के ना? एक स्थिति। और यह वर्तमान में बता रहा हूं। अब दूसरी स्थिति देखो, मुसलमानों की बादशाही कमजोर हुई तो ईसाइयत ने हमला किया, और 1835 में इस देश में अंग्रेजों का एक गवर्नर आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक एजुकेशन एक्ट बनाया, एक एजुकेशन बिल बनाया, जिसे आज भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षण पद्धति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मैकाले ने पहली ही पंक्ति से इस प्रस्ताव की यह घोषित कर दिया कि इस देश में चलने वाले सारे वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालय अवैध हैं। जैसे ही वो अवैध घोषित किए गए तो मदरसों की मार के कारण बुरी दुर्गति भोग रहे इन संस्कृत विद्यालयों और वेद विद्यालयों पर भयंकर कुठाराघात हुआ। उन्हें समाज से मिलने वाली एड़ भी खत्म हो गई। समाज से मिलने वाली एड़ खत्म होने पर यह गुरुकुल पूरी तरह नष्ट हो गए, बचा ही नहीं गुरुकुल। अब बची केवल परंपरा। क्या परंपरा बची? पिता ने वेद का मोह नहीं छोड़ा, संस्कृत का मोह नहीं छोड़ा। पिता ने कहा, अगर मैं गुरुकुल में अपने देश के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता तो मैं अपने बेटे को तो पढ़ा सकता हूं। तो उन्होंने परंपरा से अपने पुत्र को पढ़ाना प्रारंभ किया, और एक नई परंपरा ने जन्म लिया कि ब्राह्मण अपने पुत्र को वेद, संस्कृत, व्याकरण, साहित्य पढ़ाने लगे। गणित और विज्ञान वो वेद का पढ़ाने लगे, और फिर उसने अपने बेटे को पढ़ाया, फिर उसने अपने बेटे को पढ़ाया, और इस तरह यह शिक्षा जो सर्व समाज की शिक्षा थी, यह घटकर बहुत सीमित समाज की शिक्षा रह गई, केवल एक वर्ग की रह गई। और यहीं से हमारे बीच में ऊंच नीच, छुआछूत और जाति व्यवस्था का एक काल्पनिक जन्म होना शुरू हुआ। इस काल्पनिक जन्म को इन्होंने यथार्थ में बदला 1927 में। 1927 में इस देश में कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था? पहली बार इस देश में साइमन कमीशन में जातियों को उल्लिखित करके सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इससे पहले जातियां सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। 1860 में जब मैकॉले ने शिक्षा का एक्ट बनाने के बाद संविधान बनाया, जो आज संविधान है ना आपका, इंडियन पीनल कोड, किसने बनाया? देखो कैसे चुप बैठे। किसने बनाया? बोलते नहीं हो। ब्रह्म कुमारियों में थोड़े बैठा हूं, बताओ भाई, आर्य समाज में बैठा हूं, राधे राधे वालों में थोड़े बैठा हूं। अरे किसने बनाया संविधान? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नहीं, शायद आप कुछ और कह रहे हो, मैं शायद गलत कह रहा हूं। किसने बनाया संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्यों कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया? अच्छा, संविधान सभा में कितने लोग थे? संविधान सभा में 325 लोग थे, 325 लोग। और इस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान बनाया होगा या 325 लोगों ने? बोलो, किन्होंने बनाया होगा? 325 लोगों ने। इस संविधान सभा के अंतर्गत कई समितियां थी। उन समितियों में से एक समिति थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के चेयरमैन का नाम था डॉक्टर भीमराव। अच्छा ये बताओ, संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, या इन 325 लोगों ने बनाया, या उन 50 करोड़ ने बनाया जिन्होंने इन 300 को चुना था? किन्होंने बनाया संविधान? संविधान तो इन 50 करोड़ लोगों ने बनाया जिन्होंने इन 300 लोगों को चुना था। किसी एक व्यक्ति के संबंध में यह कहना कि उसने संविधान बनाया है, वो 50 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ को चुनौती देना है, धता बताना है, यह मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। किसने बनाया था संविधान? अरे अब तो बोलो। नहीं बनाया।
ये भी झूठी। संविधान बनाया था 1860 में इसी लॉर्ड मैकाले ने। जिस संविधान को आज बड़े खुश होकर कहते हो ना हमारा संविधान, कोई तुम्हारा हमारा संविधान नहीं है। यह 1860 में बनाया गया संविधान था बंधुओं, और यह 1860 का संविधान आज भी जस का तस लागू है। इस 1860 के संविधान में पहली बार अंग्रेजों ने 127 जातियां इस देश की जातियां घोषित करके उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया, आपराधिक जातियां। मतलब बच्चे ने जन्म लिया और उसे मोहर लग गई है पैदा होते ही कि यह अपराधी होगा ही होगा। अगर मोहल्ले में कोई चोरी होगी तो चुपचाप जाकर इसे उठा लेंगे, भले ही इसका उसमें कोई लेना देना ना हो, क्योंकि यह आपराधिक जातियों के अंतर्गत आता है। घर जाना, आपके हाथ में ये फोन होते हैं, एंड्रॉइड फोन, ये मोबाइल फोन। इन मोबाइल फोन्स में घर जाओगे तो गूगल होता है, गूगल पर विकिपीडिया पर ढूंढना क्रिमिनल ट्राइब्स। 1860 के इसी संविधान में मिलेगी आपको क्रिमिनल ट्राइब्स। इस तरह हमारे देश में जातियों ने जन्म लिया। जब एक पिता अपने बालक को वेद पढ़ाने लगा, संस्कृत पढ़ाने लगा, तो लंबे काल तक इस प्रैक्टिस के बाद फिर धीरे धीरे भेदभाव पैदा होना शुरू हुआ, जातियां उपजातियां पैदा होनी शुरू हुई, और अंग्रेजों ने मुहर लगाई। हमारे देश में कभी जातियां नहीं थी देश में जातियां। और इस जाति व्यवस्था ने इस देश का जितना नुकसान किया इतना संसार में किसी ने नहीं किया। और बंधुओं, सच कहता हूं, मुझे संसार में जितनी चिढ़ इस जाति व्यवस्था से है इतनी चिढ़ किसी चीज से नहीं है। यह जाति व्यवस्था इतनी गंदी चीज है कि अपने ही भाई को अपने गले लगाने के लिए तैयार नहीं होते, अपने ही भाई को अपने मंदिर पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इस जाति व्यवस्था का परिणाम यह निकलता है कि जिन्हें आपने अपने मंदिरों पर पांव नहीं रखने दिया, पैड़ियों पर पांव नहीं रखने दिया, आज वो तुम्हारे महापुरुषों के चित्र फाड़कर उन पर लघुशंका कर रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियोस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तुम्हारे चित्रों को तोड़कर उन पर लघुशंका कर रहे हैं। इसका कारण था जाति व्यवस्था। लेकिन जाति व्यवस्था इन्हीं अंग्रेजों की दी हुई थी। 1835 में लॉर्ड मैकाले इस देश में एक शिक्षा का एक ड्राफ्ट लेकर आया, एक एक्ट लेकर आया, और इस एक्ट में उसने एक नई शिक्षण व्यवस्था को लागू किया, हमारी शिक्षण व्यवस्था को नष्ट कर दिया। क्या था इस शिक्षण व्यवस्था में? इस शिक्षण व्यवस्था को खड़ी करने में एक औरत का बहुत बड़ा हाथ था। आप इस औरत को नहीं जानते, लेकिन मैं नाम लूंगा तो आप इसका काम जान जाओगे। आपने आज से पहले इस औरत का नाम नहीं सुना है, लेकिन जैसे ही मैं इस औरत का नाम लूंगा आप इसका काम जान जाओगे। इस औरत का नाम था जिसे लॉर्ड मैकाले ने 7 साल के लिए बुलाया था। इस औरत का नाम था मैडम मॉन्टेसरी। क्या नाम था? समझ गए क्या किया इसने इस देश में प्री प्राइमरी एजुकेशन डिजाइन की, और उस प्री प्राइमरी एजुकेशन में हमारी सारी शिक्षण व्यवस्था को नष्ट कर दिया। और वो शिक्षण व्यवस्था क्या थी? ध्यान से सुनो, वो शिक्षण व्यवस्था क्या थी? हमारी शिक्षण व्यवस्था थी आवासीय गुरुकुल व्यवस्था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारे यहां बच्चा गुरुकुलों में घर से रोज जाता था या गुरुकुल जाकर जमा हो जाता था? गुरुकुल में जाकर एफडी, और एफडी पूरी होती थी जब वो 25 साल का होता था, कम से कम। ज्यादा इससे भी हो सकता था, 36 साल तक पढ़ सकता था या 48 साल तक पढ़ सकता। 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य, वसु, रुद्र और आदित्य, 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य था। वो इन 3 आयुओं को पूरी करने के बाद कभी भी लौट सकता था, लेकिन कम से कम 25 साल तक गुरुकुल में रहकर पढ़ता था। और गुरुकुल में रहकर पढ़ने से उसके पास केवल एक ही काम होता था, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इसके अलावा कोई काम नहीं। संयोजक महोदय कहां बैठे? हाँ, घंटी बजा देना। हाँ, घंटा पूरा हो जाए तो घंटी बजनी जरूरी है भाई। मुझे पता नहीं लगेगा कि कब मुसलमान मर गए और अंग्रेज मर रहे हैं, अभी तो खांडा चल रहा है। गुरुकुलीय शिक्षण प्रणाली में बच्चा गुरुकुल में जाकर रहता था और वहीं पढ़ता था। अच्छा सोचो, कैसे पढ़ता था? जब गुरुकुल में जाते हैं और उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार किया जाता है, तो वेदारंभ संस्कार में यहां एक मेखला बांधते हैं। कभी किसी गुरुकुल में गए हो तो आपने देखा होगा यहां मेखला बांधते हैं। हमारे गुरुकुलों में बांधते हैं, हम भी बांधते हैं। यहां मूंज की एक इतनी मोटी मेखला बांधी जाती है वेदारंभ संस्कार के समय, और वो मेखला क्या करती है? यहां बंधी रहती है हर समय 24 घंटे। अच्छा, ये मेखला जब आदमी लेटेगा तो चुभेगी कि नहीं?
अच्छा खाट पे तो ना चाहे ना चुभे, अगर तख्त पे या जमीन पे सोएगा तो सोने देगी? सोने देगी? छात्र रोकर, मेखला बंधा हुआ छात्र रोकर आचार्य के पास पहुंचता और आचार्य से कहता कि आचार्य जी इसे खोल दो, सोया नहीं जा रहा, कमर में दर्द हो गया, ये चुभती है, नींद नहीं आती, मुझे ये मेखला खोलने की अनुमति दे दो। आचार्य कहता ना बेटा, ये सोच के मेखला के साथ कैसे सो सकता है? उसने कहा नहीं सोया जा सकता। बोले मुझे देख, मैं सोता हूं कि नहीं सोता? बोले हाँ आप तो सोते हो। बोले कैसा सोता हूं मैं? तो उसने आचार्य के जीवन को देखा कि आचार्य सुबह 4 बजे उठ गया। सुबह 4 बजे से उठकर अपने नित्य कर्म निपटाने के बाद, गौ सेवा व्यायाम करने के बाद, दिन भर पढ़ाई करने के बाद, एक समय केवल भोजन लेने के बाद, शाम को पुनः व्यायाम और खेलकूद करने के बाद, घंटों घंटों उपासना करने के बाद शाम को फिर पढ़ाने बैठ जाता। और जब 10-11 बजते तो उस समय आचार्य कहता भैया अब सोऊंगा, और वो लेटता जमीन पर और इतना थका होता कि उसे उस मूंज के बंधे होने का भी पता नहीं चलता। जब आदमी थका होता है तब थोड़ा पता चलता है। अच्छा ये बताओ, आप ही देखो ना, अरे आप और मैं तो खेत के आदमी हैं, गांव के आदमी हैं, फावड़ा चलाते हैं। ये बताओ जब सुबह सुबह 2 बीघे खेत खोद लिया है, उसके बाद, ये दोपहर की बात कर रहा हूं, गर्मी हो रही है, हल्की हल्की सी छाया किसी पेड़ की, वो पेड़ भी ढंग का नहीं है, उसकी छाया में डोल पे बैठ गया सस्ताने के लिए और फिर लेट गया, और उन्हीं डलों में उसी भयंकर गर्मी में चुभते हुए डले नील डाल देते हैं, लाल पड़ जाते हैं निशान। लेकिन बोलो गहरी नींद आती है कि नहीं आती? और कोई आकर जब जगाए तो आदमी उठकर क्या कहता है, ओहो बहुत गजब की नींद आई, मजा आ गया। देखो डोल पे मजा आया क्योंकि उसने परिश्रम बेहिसाब किया। तो छात्र इतना पढ़ता था कि रात को सोते समय इस मूंज की मेखला के बंधे होने का आभास भी नहीं होता था। इस तरह पढ़ता था। क्या पढ़ता था? क्या पढ़ता था? तो सोचो, केवल वो संस्कृत नहीं पढ़ता था, वो वहां पढ़ता था ऋतंच सत्यं चाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्ण वादति संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विददत विश्वस्य मिशतो वशी। वो बनता था, वो पढ़ता था दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, वो ये पढ़ता था। ऋतंच सत्यं चाभिधा तपसोध्य जायत, पहले ऋत बना। पहले क्या बना? ऋत क्या होता है भाई? ऋत होता है सृष्टि को चलाने का नियम, वेद। ऋत क्या है? सृष्टि को बनाने का नियम। पहले संसार में परमात्मा ने सृष्टि को बनाने का नियम दिया, तो क्या पहले नहीं था? अगर परमात्मा ने अभी दिया तो क्या इससे पहले नहीं था? अरे था, पर परमात्मा के पास तो ढेर सारा है ना। वो क्या कहते हैं हमारे राधे राधे वाले बंधु, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, ईश्वर अनंत है, और उसका ज्ञान भी अनंत है। उसने अपने अनंत ज्ञान में से 4 मुट्ठी ज्ञान निकालकर मनुष्य को दिया, ले बेटा तेरे लिए इतना बहुत है, बस ये 4 मुट्ठी ज्ञान वेद है। पहले ऋत बनाया, नियम कायदे कानून बनाए, इस धरती में, इस प्रकृति में उन विज्ञान के नियमों की उत्पत्ति की, लॉ ऑफ इनर्शिया को उसने डिजाइन किया, जनरेट किया, और उसके बाद सूक्ष्म परमाणुओं ने अस्तित्व लेना शुरू किया। सूक्ष्म परमाणु बने, उनसे स्थूल परमाणु बने, परमाणुओं से कण बने, उन कणों से पदार्थ बने, पदार्थांतर से नए नए पदार्थों का सृजन हुआ। पृथ्वी बनी, बुध बना, सूर्य बना, ग्रह नक्षत्र तारा पिंड बने, वायु बनी, जल बना, और 3 चतुर्युगियों में इस तरह सृष्टि का निर्माण हुआ। वो पढ़ता था क्वांटम फिजिक्स, वो पढ़ता था एस्ट्रो साइंस, ये पढ़ता था वो वहां बैठकर, वो पढ़ता था वहां बैठकर अलजबरा के सिद्धांत, कैलकुलस के सिद्धांत, वो वहां पढ़ता था कि कैसे इस दुनिया में ये सारे नियम कायदे काम करते हैं और इन सारे नियमों पर चलते हुए कैसे सुख को पाऊं, ये वो पढ़ता था उस गुरुकुल में। बाद में लॉर्ड मैकाले आया, और लॉर्ड मैकाले ने सारी बची खुची गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया, और उसके स्थान पर उसने एक मॉन्टेसरी नाम की औरत को बुलाया, और उसने इस देश में एक शिक्षण व्यवस्था जो प्राइमरी एजुकेशन से पहले की थी वो डिजाइन की, और उसके बाद मैकाले ने प्राइमरी से ऊपर की शिक्षण व्यवस्था को डिजाइन किया, जिसमें आज मैं, आप और हमारे बालक पढ़ते हैं। अच्छा, इसने क्या किया? इस शिक्षण व्यवस्था ने क्या नष्ट किया? ध्यान से सुनो।
फिजिक्स पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, केमिस्ट्री और गणित पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, संस्कृत पढ़ना ही कोई बहुत उन्नति की बात नहीं है। लेकिन सोचो इसने नष्ट क्या किया। इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान चूक करते हैं, मुझे बहुत शिकायत रहती है, वो चूक करते हैं। वो फिजिक्स का पढ़ना बुरा मानते हैं, केमिस्ट्री का पढ़ना बुरा मानते हैं, कहते हैं आधुनिक शिक्षा नुकसान कर रही है। गणित किसी का नुकसान नहीं कर सकता बंधु, फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी का नुकसान नहीं कर सकते। ये तो अच्छी शिक्षाएं हैं, जितना जीवन में होंगी उतना उन्नति करोगे। इसने क्या नष्ट किया वो सुनो। इसने नष्ट किया आवासीय शिक्षण व्यवस्था को। जहां हमारे गुरुकुलों में आवासीय शिक्षण व्यवस्था होती थी, इसने उस आवासीय शिक्षण व्यवस्था को नष्ट करके कहा कि बच्चा घर से आएगा, 4 घंटे शिक्षा में रहेगा और वापस घर चला जाएगा। कहां से आया? कहां से आया? सास बहू के झगड़े में से आया। 4 घंटे 2 दूनी 4 में रहा और वापस सास बहू के झगड़े में चला गया। कितनी देर रहेगा सास बहू के झगड़े में? 20 घंटे। कितने दिन? कितनी देर? 20 घंटे। और स्कूल में कितनी देर रहा? बोलो। ज्यादा कहां से सीखेगा? बोलो ज्यादा कहां से सीखेगा? 20 घंटे से सीखेगा। वो दांत देखता है देवरानी जेठानी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, वो देखता है अपने चाचा और पिता को जमीन के लिए एक दूसरे का कत्ल करते हुए, वो देखता है इस मोबाइल पर 90% पोर्न, वो देखता है घर में माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची, उनके कभी ना कभी गंदे संबंधों को देख लेता है। वो देखता है इस समाज का हर गंदे से गंदा व्यवहार, वो देखता है हत्याएं, वो देखता है झगड़े, वो देखता है दंगे, वो देखता है अशिष्टता, वो देखता है मूर्खता, वो देखता है पाखंड, और वो इस सारे को सीखता है। बोलो हाँ के ना? कौन सा स्कूल बड़ा है उसके लिए? वो 4 घंटे का या ये 20 घंटे का? ये 20 घंटे का स्कूल उसका जीवन नष्ट कर रहा है। मैकाले ने जो कुछ नष्ट किया वो नष्ट किया आवासीय शिक्षण व्यवस्था को। यह थी उसकी सबसे बड़ी चोट जो उसने की। उसने इस देश की बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम को नष्ट करके इसके स्थान पर घर से आने जाने वाला स्कूल एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया। और यहीं से तैयार हुए गुलाम, क्योंकि 4 घंटे में उन्हें केवल क्लेरिकल काम सिखाया जा सकता है, यस सर बोलना सिखाया जा सकता है, और बालक यस सर बोलता है। सूरज पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? अच्छा, जो तारे आकाश में टिमटिमाते हैं ये तो सूरज से भी लाखों गुना बड़े हैं। बोलो हां के ना? बोलो हां के ना? लेकिन तुम्हारे बच्चे को स्कूल में क्या सिखाया जाता है? ट्विंकल 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 little, how I wonder what you are. How should I know? How could I know? What are you? Who are you? Where are you? I can't reach to you. And then तब पैदा होता है गुलाम। गुलाम जो यस सर बोलता है, क्योंकि ये नो नहीं बोल सकता। आपका पढ़ा लिखा बच्चा अगर स्कूल में चला जाए और खड़ा होकर कह दे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं है सर, ये तो पृथ्वी से बहुत बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, तो वो उसे एक दूसरी कविता याद कराते हैं, कहते हैं बोल बेटा जॉनी जॉनी यस पापा, यू हैवंट हैव अ नो। आपके पास नो नहीं है, आप नो नहीं कह सकते। सांख्य दर्शन शुरू होता है, आचार्य छात्र को पढ़ाता है कि 3 प्रकार के दुखों से बचना है और इनका कारण बंधन है। बंधन का कारण क्या है? तो छात्र मना करता है कि नहीं ये गलत है। आचार्य दूसरी बात बताता कि ना ये गलत है। वहां बालक को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है, वो जिज्ञासु है। आप उठाकर पढ़ें, सांख्य दर्शन शुरुआत में केवल इन्हीं प्रश्नों पर जाता है कि छात्र अपने आचार्य के साथ भिड़ जाता है, नहीं मानता, ये समझाओ, ये समझाओ, ये समझाओ, ये समझाओ। जब तक वो पूरी तरह नहीं मान लेता, जान लेता कि सही बात क्या है, तब तक नहीं मानता। मैकाले ने जो कुछ नष्ट किया वो नष्ट किया बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम। बोलो हां कि ना? भाई मैं गलत बोलता हूं तो रोको मुझे। यही नष्ट किया कि नहीं किया? उसके बाद मैकाले ने इस देश में एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया। वही आईपीसी इस देश में दोबारा कायम हुई 1950 में, और 1950 में 26 जनवरी 1950 को वही मैकाले की आईपीसी दोबारा लागू की गई, किसी और के नाम से लागू की गई, और इस देश में वही एजुकेशन सिस्टम चल पड़ा। आज भी उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई बोर्ड हो, उस बोर्ड में सबसे पहली पंक्ति लिखी होती है कि इस बोर्ड में मैकाले शिक्षा प्रणाली के अनुसार ही छात्रों को शिक्षित किया जाता है। पहली पंक्ति है। इसका मतलब क्या है बंधुओं? इसका साफ मतलब है कि इस देश में 2 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं। एक वो जो इस्लामिक एजुकेशन देती हैं और दूसरी वो जो क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन देती हैं।
अब रात भ्राता कुलदीप जी ने एक बात कही थी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि बालक अपने जीवन में 4 तरह से सीखता है। पहला उन्होंने कहा स्कूल, स्कूल में टीचर से सीखता है। क्या टीचर स्कूल में संस्कृति जानता है? ये उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं जो उन्होंने कही थी। दूसरा अपने मित्र बंधुओं से सीखता है, क्या ये संस्कृति जानते हैं? तीसरा क्या बताया था आपने? अपने घर में सीखता है, अपने परिवार में माता पिता जी से सीखता है, क्या माता पिता जी संस्कृति जानते हैं? और चौथा पंडित जी से सीखता है। पंडित जी को खुद पता नहीं है? ओम भूर भुव स्व को तो कहता ओम भूर भवा सवा है, जो भूर भुव स्व को भवा सवा कह रहा है? जो क नहीं बोल सकता, ख नहीं बोल सकता, ट और ठ नहीं बोल सकता, वो बोलता कै। बोलते हो कि नहीं बोलते? हाँ, ये चुप इसलिए हो गए क्योंकि बात इनकी चल रही है। हाँ, बिजनौर में क कबूतर नहीं होता है भाई, बिजनौर में कै कबूतर होता है, खे खरगोश, गे गमला, ग नहीं होता। अच्छा, मैं किसी के यहां जाके कह दूं कि क ख ग तो क्या कैसे बोल रहा है? मजाक ले लेंगे मेरी, हंसेंगे, ये कैसे बोल रहा है? मैंने कहा भैया टा होता है कि टे होता है? बोले टे होता है। मैंने कहा अच्छा फिर टमाटर बोल के दिखा। अगर ट नहीं होता टे होता है तो टमाटर बोल के दिखा, तो फिर बोला जाएगा टमाटेरे। अगर टे होता है तो बोलोगे टमाटेरे। असल में बात यह है कि हमारे यहां भारतीय शिक्षा को पढ़ाने वाली तो कोई व्यवस्था, या तो मुसलमानियत पढ़ाने वाले मदरसे हैं, या तो क्रिश्चियनिटी पढ़ाने वाले पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल हैं। आपके पास एक व्यवस्था बताओ जहां आपके बच्चों को प्राचीन भारतीय शिक्षा दी जाती हो। अरे छोड़ो प्राचीन भारतीय शिक्षा, जहां स्वतंत्रता से सोचने की अनुमति हो, ऐसा एक शिक्षण संस्थान बताओ। है कोई? है कोई? एक भी नहीं है। इस देश की अगर आज आपको रक्षा करनी है बंधुओं, तो इसका एक ही तरीका है, वो दूसरा तरीका नहीं है कि सुधार वहां से शुरू होगा जहां बिगाड़ हुआ था। और बिगाड़ हुआ था एजुकेशन सिस्टम में। आपको ये एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा। अगर ये एजुकेशन सिस्टम आपने नहीं सुधारा तो सुधार होने वाला नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेज दो, गुरुकुलों में पढ़ाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं गुरुकुलों वाली एजुकेशन स्वतंत्रता इन विद्यालयों में लेकर आओ, यही गुरुकुल बन जाएंगे। बोलो बन सकते हैं कि नहीं? हाँ के ना हो सकता है कि नहीं? पहली एजुकेशन सिस्टम थी 10+2 जो अब तक चल रही थी। अब सरकार एक नया एजुकेशन सिस्टम लेकर आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी और उस एजुकेशन पॉलिसी में केवल इतना ही अंतर है कि उसे 10+2 बोलते थे और इसे बोलते हैं 5+3+3+2+2+4+1। कैसे, मैं बता देता हूं। पहला जो 5 इन्होंने लिया है वो 3 कक्षाएं तो लिए इन्होंने आंगनबाड़ी की, और 2 कक्षाएं पहली और दूसरी कक्षा, मिलाकर बना 5 है। 5+3, 3 का मतलब है तीसरी, चौथी और 5वीं। तो ये 8 कक्षाओं में 5वीं कक्षा पास हो गई। उसके बाद 3 कक्षाएं आती हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, तो 5+3+3। उसके बाद 2 कक्षाएं 9वीं और 10वीं, तो 5+3+3+2। फिर 2 कक्षाएं 11वीं और 12वीं, तो 5+3+3+2+2। और उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने 4 साल की कर दी, और एमए को इन्होंने 1 साल का कर दिया, एमफिल खत्म कर दिया, और पीएचडी तो शोध है, वो अलग तरह का कार्य है। ये में केवल इतना ही बदला है कि प्लस के आगे पीछे की जो संख्याएं हैं वही बदली है, लेकिन बोर्डिंग एजुकेशन कहां है? बोर्डिंग एजुकेशन कहां है? आपका बच्चा वही घर से जाकर पढ़ रहा है और वहां पढ़कर वापस घर में आकर उसी गंदगी में रह रहा है। जब तक वो इस गंदगी में रहेगा तब तक वो शिक्षा प्राप्त, और शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता तो विद्या तो भूल जाओ। विद्या तो बहुत दूर की कौड़ी है अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए इस एजुकेशन में बदलाव करने की जरूरत है। मैं आज आपके यहां आया हूं, उत्सव में आया हूं, और आपके बीच में बोल भी रहा हूं, आपको बात भी बता रहा हूं, लेकिन असल में मैं इसी एजुकेशन ड्राफ्ट पर काम कर रहा हूं। मैंने एक एजुकेशन ड्राफ्ट लिखा है। असल में एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो संविधान की समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में केंद्र से हमें इसके लिए मांग करने की जरूरत नहीं है, राज्य से मांग करने की जरूरत है। हमारे राज्य में सौभाग्य से इस समय राजा ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक ही है ना? दूसरे वाले तो नहीं बैठे यहां? मैं डर गया, डर लगता है कि हमला ना कर दें, कहीं ऐसा हो बीच में से एक उठ करके अच्छा राजा को ठीक बता रहा है, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। तो ऐसा ना हो जाए। आजकल हिंदू भी लगा रहे हैं ये नारे, हिंदू भी लगा रहे हैं नारे जो उस मानसिकता के लोग हैं। तो मैं कह रहा हूं हम राजा से मिलकर प्रस्ताव प्रस्तुत करें
और कहें कि लागू कर, ना करे फिर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पहले राजा से हाथ जोड़ने चाहिए कि नहीं जोड़ने चाहिए? तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि लड़ाई में लड़ रहा हूं, इसे उठाने की कोशिश करूंगा। आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तलवार उठाओ मेरे साथ जल के लड़ पड़ो, लेकिन जिस दिन मैं ये लड़ाई लड़ूं उस दिन अपने घर में, अपने खेत में, अपने तिराहे पर, अपने चौराहे पर, किसी दुकान पर, किसी खोके पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी मंदिर में, किसी चिकित्सालय, किसी विद्यालय में खड़े हो तो वहां खड़े होकर मेरे लिए कम से कम ये बहस करना कि ये आदमी ठीक लड़ रहा है। बोले इतना तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लड़ाका में बढ़िया हूं, बढ़िया लड़ लूंगा, लड़ने की चिंता की बात नहीं है, लड़ लेंगे। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को बदले बिना इस देश में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर आप सोचो कि परिवर्तन आने वाला है तो वो बस कल्पना है, कल्पना के सिवाय कुछ नहीं।